गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे के बारे में पढ़ेंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, लोग क्या खाते थे। हम अतीत से ये जानना चाहते हैं कि लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे और पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, वैज्ञानिक, संगीतकार के जीवन के बारे में हम जानकारियाँ हासिल करना चाहते हैं। हम उनके जीवन, उनके रहन सहन इत्यादि के बारे में जानकारियाँ हासिल करना चाहते हैं। अब लोग कहाँ रहते थे? शुरुआती समय से लोग हमेशा नदी तट के किनारे पर रह रहे हैं। अगर हम शुरुआती आरंभिक शहरों की बात करें या आरंभिक लोगों की बात करें तो नर्मदा नदी के किनारे हमें पता लगता है कि लोग लाखों वर्ष पहले से रह रहे हैं, जो कि कुशल संग्राहक थे। अब नर्मदा नदी कहाँ है? जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, ये भारत का जो मध्य का क्षेत्र है। इसके इस बॉक्स में जो मैंने क्षेत्र यहाँ पे हमने हाईलाइट करके दिखाया है, ये नर्मदा नदी आप देख सकते हैं। इस क्षेत्र में वह लोग रहते थे। अब बात आती है संग्राहक लोग कौन थे? संग्राहक जो भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करते हैं या और इसके अतिरिक्त शिकार भी करते हैं, उन्हें हम संग्राहक लोग कहते थे। अब आता है उत्तर पश्चिम सुलेमान और किथर पहाड़ियों का में लोग जो रहते थे वो आज से 8000 वर्ष पूर्व रहते थे। उन्होंने शुरुआत में गेहूं और जौ की फसल को उगाना शुरू किया था। अब हम देखते हैं सुलेमान और किथर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। आप देख रहे हो जो भारत के बिल्कुल उत्तर में ये क्षेत्र जिसे हमने हाईलाइट करके दिखाया, यहाँ पर सुलेमान और किथर की पहाड़ियाँ, इस क्षेत्र में ये लोग रहते थे। इन्होंने शुरुआत में गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। इसके अतिरिक्त वह भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पालतू जानवरों को भी पालतू बनाया। उत्तर पूर्व के गारो और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियाँ, इन स्थानों पर लोगों ने कृषि का विकास किया और चावल को उगाना शुरू किया। ये स्थान कहाँ पर हैं, ये आप मानचित्र में देख सकते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये गारो की पहाड़ियाँ और ये मध्य भारत का जो क्षेत्र है विंध्याचल, जिसे हमने यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया है, विंध्य पहाड़ियाँ। तो इस क्षेत्र में लोगों ने चावल को उपजाना शुरू किया। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में लोगों ने 4700 वर्ष पूर्व नदी किनारे आरंभिक नगर फले फूले, जिसे आप सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। अब ये क्षेत्र कहाँ पर है? ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं जिसे हाईलाइट में देखेंगे तो ये सिंधु नदी दिखाई दे रही है और जो बाकी की नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस क्षेत्र में शुरुआत के शहर फले फूले। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन, 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पर नगरों का विकास हुआ। आज के वर्तमान बिहार के में वहाँ पे एक विशाल राज्य मगध को स्थापित किया गया। ये क्षेत्र कहाँ पर है या मानचित्र में देख सकते हैं। ये वाला क्षेत्र जो बिल्कुल उत्तर में गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर ये विशाल मगध राज्य की स्थापना हुई। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ये प्रश्न भी आपको पीछे अभ्यास में दिखाई देगा। लोग किन कारणों से यात्राएं करते हैं? लोग काम की तलाश में यात्राएं करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप आदि के कारण वो अपने एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती हैं। व्यापारी व्यापार करने के लिए, धार्मिक गुरु अपनी शिक्षा सलाह देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नए नए स्थानों पर रोचक स्थानों की खोज करने के लिए भी जाते हैं। देश के नाम, देश के नाम, भारत हमारे देश का नाम है, इसे इंडिया भी कहा जाता है। इंडिया शब्द का जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। उत्तर पश्चिम के ओर से आने वाले जो ईरानी और यूनानी लोग थे, उन्होंने सिंधु को हिंदोस या इंदोस के नाम से पुकारा और बाद में इस भूमि वाले प्रदेश को इंडिया कहा जाने लगा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए भी किया जाता था। इसका उल्लेख संस्कृत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इससे ही हमारे देश का नाम पड़ा। अब प्रश्न आता है अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? अतीत के बारे में
हम पुस्तकों से जान सकते हैं, महाकाव्य, कविताएं, नाटकों के अध्ययन से। अब महाकाव्यों की बात करें तो महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्यों से हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो कहानियाँ होती हैं वो भी हमें आम लोगों के जीवन के बारे में बताती हैं। पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष और चित्रों और मूर्तियों के अध्ययन से भी लोग किस प्रकार की मूर्तियाँ बनाते थे, उसमें कौन सी धातुओं का प्रयोग करते थे, उस वक्त लोगों को किन धातुओं का इस्तेमाल करना आता था, ईंटें कैसी बनाते थे, कच्ची ईंटें थी कि पक्की ईंटें थी, इस प्रकार के चीज़ों से हमें बहुत सारी जानकारियाँ अतीत से की मिलती हैं। औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, इनसे भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। विभिन्न प्रकार की सिक्कों किस प्रकार के धातु से बने हैं, कि मिट्टी से बने हैं, हथियार कैसे हैं, कितने निपुण ढंग से बनाए गए हैं, इसके बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा पुरातत्वविद जो होते हैं वो जानवर, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। वह उनसे विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। सबसे मुख्य जानकारी ये मिलती है अतीत के में लोग क्या खाते थे। अगर जानवरों की हड्डियाँ किसी धारदार चीज़ से कटी हुई हैं तो इससे पता लगता है कि वह मनुष्य द्वारा काटी गई थी या उन्हें खाया गया था, चबाया गया था। इसके अलावा अन्न के जो होता है वो तो उसके दाने तो समय के साथ बचते नहीं हैं, लेकिन जले हुए अन्न के टुकड़े हमें से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? आप जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, ये एक पांडुलिपि है। ये हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकें होती हैं। ये पुस्तकें ज़्यादा सामान्यतः ताड़ के पत्रों या हिमालय में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती हैं। पांडुलिपियाँ जो होती हैं वो उनको रखना और उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि समय के साथ साथ उन्हें कीड़े खा जाते हैं, जब वो नष्ट भी हो जाती हैं या नष्ट कर दी जाती हैं। परंतु अभी भी कुछ पांडुलिपियाँ संरक्षित की गई हैं। अब आता है प्रश्न, पुरातत्वविद कौन होते हैं? अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। वो सिक्कों, जारों, मूर्तियों आदि का अध्ययन करते हैं और अतीत के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। अब अगला टॉपिक आता है अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? जो लेख पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण मतलब कि खोद कर, आम भाषा में कहें खुर्च कर या खोद कर लिखे जाते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। इन पर कौन सी जानकारियाँ लिखते हैं? सामान्यतः इस पर शासक अपने आदेश, विजयों, राजाओं, रानियों के कार्यों का उत्कीर्ण करते हैं। आम लोगों की जानकारियाँ भी इन कुछ अभिलेखों में प्राप्त हुई हैं। ये अभिलेख आसानी से नष्ट नहीं होते, क्योंकि इन पर कीड़े मकोड़ों का या प्राकृतिक वर्षा, हवाओं इत्यादि का असर नहीं पड़ता। अब ये आपको अभ्यास में प्रश्न भी है, पांडुलिपियों और अभिलेखों में एक मुख्य प्रमुख अंतर बताओ। इस प्रश्न को आप इस जानकारी से आसानी से कर सकते हैं। अब आता है अतीत एक या अनेक। अब अतीत अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों समूह के अलग अलग अतीत हो सकते हैं या अतीत के उनके मायने अलग अलग हो सकते हैं। एक पशुपालक कृषक का जीवन राजा और रानियों के जीवन से हमेशा भिन्न रहेगा, तथा व्यापारी का जीवन शिल्पकार से भी भिन्न होता है। उसकी अलग जानकारियाँ होती हैं, उसका जीवन और रीति रिवाज अलग हो सकते हैं। आज हम जो भी देखते हैं देश के उस में अगर हम देखें कि एक हिस्से में रहने वाले लोगों का इतिहास जो है, रीति रिवाज जो हैं, दूसरे हिस्से में रहने वाले लोगों के रीति रिवाजों का अलग अलग है। तो इस तरीके से अतीत में भी ये चीज़ें थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य भेद भी है, उस समय के शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण कि हमने शासकों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ या उनकी लड़ाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती हैं, जबकि आम लोग, शिकारी, मछुआरे, संग्रह पशु, उनका आम जिंदगी का कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता, मतलब कि उनकी कोई जानकारियाँ हमें नहीं मिलती। तो उनकी जानकारियाँ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसकी जानकारियाँ पुरातत्वविद जो है वो प्राप्त करते हैं कहानियों की किताबों से, कविताओं से, आम लोगों के जीवन की घटनाओं से। तिथियों का मतलब, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तिथियाँ क्या कहती हैं? आज अगर हम 2020 का जो ईसा की बात करते हैं तो ये ईसा मसीह के जन्म के बाद 2020 वर्ष, इसे हम एडी से भी लिखा जाता है, की बात करते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले की सभी तिथियों को हम ईसा पूर्व के रूप से जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बीसी भी लिखते हैं। अगर हम 4700 ईसा पूर्व का अर्थ है, मतलब क्या कह सकते हैं, तो उसमें 4700 वर्ष ईसा पूर्व के और 2020 वर्ष आज के समय के अगर हम जोड़ दें तो 6720 वर्ष पहले की बात करते हैं। तो ईसा पूर्व के
पिछले के समय ईसा के समय को हम 1 वर्ष को मान लेते हैं और उसके बाद के समय को हम ईसा लिखते हैं और उससे पहले के समय को ईसा पूर्व करते हैं। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्रिस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ई लिखा पाते हो, जिसका अर्थ होता है एनो डैमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य है ईसा पूर्व जन्म से पहले के वर्ष। तो इस प्रकार हम तिथियों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं कि कितना समय पहले की बात है। तो ये वही मानचित्र कार्य है जिसमें सुलेमान कितर की पहाड़ियों को दिखाया गया है। ये क्षेत्र, ये गारो और विंध्य की पहाड़ियों को क्षेत्र को दिखाया गया है। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदी और गंगा की क्षेत्र, गंगा नदी का ये क्षेत्र, उसके आसपास के क्षेत्रों में मगध राज्य जहाँ बना था उसकी क्षेत्र को दिखाया गया है। धन्यवाद। थैंक यू।